अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें, अब आप लोगों का आज यहाँ पर आखिरी पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। टॉपिक कौन सा है? जो हम एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड सीख रहे थे, तो उसका आखिरी पोर्शन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आखिरी पोर्शन, इससे पहले हमने दो टॉपिक, सब टॉपिक बोले जो भी बोले, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों हमने सीख लिए। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, होपफुली आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। इतनी डेप्थ में आपको बेशक समझ ना आया हो, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा। दूसरा, अगेन क्रोमेटोग्राफी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो आपको समझ आ गया होगा कि उसमें भी आप डिटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आपका तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के लिए आपने 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया था जिसके अंदर मैं आपको बैटरी वाला ही टॉपिक पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो 9th क्लास में हमने क्यों के पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर उसकी फर्दर कैटेगरी, क्या आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, और भी दीगर बैटरीज वगैरह हमने सीखी थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपके पास एक आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वही चीज है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं याद तो अगेन जाके पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ है, वही सेम चीजें रिवाइज कर लें। तो मैट्रिक क्लास का मतलब क्या है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 9th का सब कुछ आता है। शुरू में मैंने कहा था, जब आपकी क्लासेस शुरू कर रहा था, कि आपने 9th में जो पढ़ लिया, अब उसका बेशक एग्जाम नहीं देना फाइनल, लेकिन ये अज्यूम किया जाएगा कि मैट्रिक में आपको पूरी 9th आती है। आपसे उसका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा डिफाइन करें, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम सब बनाएं। आपसे ये उम्मीद भी नहीं लगाई जा रही, लेकिन आपसे सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि शायद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है ये पता हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही नहीं, और भी दीगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी सेल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक आपके पास इक्विपमेंट है, और जो मेथड है उसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीट्री। पोटेंशियल से निकला है। पोटेंशियल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वोल्टेज को कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोले या पोटेंशियल बोले, वोल्टेज को हम दूसरे टर्म्स में पोटेंशियल को वोल्टेज कहते हैं। अब आपने फिजिक्स के अंदर अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपको वोल्टेज पता होगा, करंट पता होगा, चार्ज पता होगा, ये सब क्या होता है, ये सब मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। पोटेंशियल यहाँ पर आप मेजर करते हैं, यानी कि वोल्टेज मेजर करते हैं विदाउट फ्लोइंग करंट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको समराइज वे में समझा रहा हूँ, तो किताब में तो हम इवेंचुअली आगे देखेंगे। तो पहला आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अगर आपको फ्राडेज लॉ याद हो, थोड़ा सा भी, फ्राडे आपके पास लॉ था, फर्स्ट लॉ भी था, सेकंड लॉ भी था। और अगर नहीं भी याद, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही याद हो, तो आपके पास एक सेल था जिसमें यहाँ पर अगर आपने एनोड रखी हुई है, एक और आपके पास ये इसी तरीके से बर्तन है, इधर आपने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, इधर कैथोड आपने रखा हुआ था। कैथोड आपके पास पॉजिटिव चार्ज का होता है, बैटरीज आर डिफरेंट, और जो आपने कनेक्शन किए हुए वो डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट एंड सेल इज डिफरेंट। सेल बोले बैटरी बोले एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते थे तो उसको एनोड कहते थे। ये इलेक्ट्रोलिसिस अलग चीज है, सेल अलग चीज है। सेल में आप यहां से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड से। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहाँ पर एक कांटा होता है, इधर आपकी रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, और वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होके यहाँ से कैथोड के पास जाता है। ये आपका कहलाता है एनोड, ये कहलाता है कैथोड। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछला रिवाइज करें। अगर आपको पिछला रिवाइज अभी नहीं भी किया, बाद में कर लें, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देयर वाज अ डिफरेंस, जो हमने 9th क्लास में सीखा था, कि हमारा जो सेल है वो क्योंकि करंट चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एनोड एनाइन हम कहते हैं। एनाइन का काम क्या है? एनाइन क्या करता है? कैटायन और एनाइन हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ना। एनाइन क्या करता है?
इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेके वो देगा ना किसी को। आपको मैंने पैसे दिए, आप पैसे ले रहे हैं, आप एनाइन बन गए, अब आपके पैसे थोड़ी हैं वो। आप वापस मुझे या तो करेंगे किसी और को देंगे, जिसको देने के लिए मैंने आपको दिया था आप उसको वापस देंगे। आपकी अम्मी आपको पैसे देती हैं कि जाके अब्बू को पैसे दे के आ जाए, तो आप वो क्या अपनी जेब में डाल देते हैं? अम्मी ने दिए 10,000 रुपए के अब्बू को दे के आने, और आप जेब में डाल के गायब कर गए कि नहीं ये तो मेरे पैसे। बात समझ आ रही है? एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन आया है, अब उस इलेक्ट्रॉन को उसने निकालना है। वो इलेक्ट्रॉन जो इजाफी आया है नेगेटिव चार्ज एनाइन, इसीलिए उसके ऊपर लिखा जाता है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, किसके पास जाएगा? कैटाइन के पास जाएगा। कैटाइन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कैटाइन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फॉर एग्जांपल जिंक है ये, जिंक के पास +2 चार्ज होता है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल के देगा तो जाएंगे ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसके अंदर आएंगे, तभी तो आपका एक सर्किट कंप्लीट होगा। और जिंक क्या है? कैटाइन है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नई चीज दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि 9 में ये सब सिखाया हुआ है। बहरहाल इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, मैंने आपको जो समझाया है उसको समझ लें। यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है इन अ सेल, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इन अ सेल। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इट इज डिफरेंट। इलेक्ट्रोलिसिस में आप उसको चार्ज, उसको करंट प्रोड्यूस करके खुद दे रहे हैं, उससे नहीं प्रोड्यूस करवा रहे। इलेक्ट्रोलिसिस में आप चार्ज दे रहे हैं, तो आपके जो भी टर्मिनल कैथोड आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो बैटरी का आपको सिंपल नेगेटिव टर्मिनल लगाना है, और अगर आप एनोड बनाना चाह रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसमें लगाना है। वो इलेक्ट्रोड पहले से कैथोड एनोड नहीं होती, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है। वो कैथोड और एनोड इसलिए बनती है क्योंकि एक के साथ हम अगर कैथोड बना रहे हैं तो नेगेटिव लगा रहे हैं, और एक के साथ अगर पॉजिटिव बना रहे हैं तो उसको एनोड कह रहे हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना इज डिफरेंट, प्रोसेस इज डिफरेंट। और जब आपका सेल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपका फिनोमेना डिफरेंट है, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। मैंने आपको अच्छी तरह अभी भी याद है जब पढ़ा रहा था, तो कहा था कि 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के, उसके इलेक्ट्रोड्स, उसके इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा मुझे अभी फिलहाल याद नहीं, या तो मैंने कहा होगा कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। 3 बेसिक कंपोनेंट बहरहाल यही होता है। तो आपके पास यहाँ पर अब एक कैथोड है, एक एनोड है, ये कहलाता है हाफ सेल, ठीक है। सिर्फ इसकी बात करूंगा, ये कहलाता है हाफ सेल। तो दो हाफ सेल जब मिलके विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? आपके कनेक्शन को कंप्लीट करना। आप अगर जमीन पे चलते हैं और आपके सर्किट बोर्ड के अंदर बिजली बह रही है, चल रही है, आप उसके तार अंदर लगा दें और दूर से खड़े होके देखें स्विच ऑन करके, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन आप जब सॉल्ट ब्रिज बनना चाहेंगे, आप जाके उन तारों को पकड़ेंगे तो आपको करंट लगेगा। और आपको करंट लगेगा, आपको तो महसूस होगा क्योंकि आप जानदार हैं। लेकिन वो जो करंट है वो आपके जहां पे भी उसको फ्लो करवाना है वहां से फ्लो भी होगा। फर्ज करें 2 तारें टूट गई हैं और आपके घर की लाइट चली गई है, अब आपकी बिजली क्योंकि चाहिए, अब तो एक हमारा फंडामेंटल ये कह लें कि राइट है, या फंडामेंटल हमारी जरूरत है। तो फंडामेंटल नेसेसिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अब आना शुरू हो गई है। आज से पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग इतना नहीं मरते थे इसके पीछे। नहीं है, अंधेरा है, कोई बात नहीं, आग जला लेंगे। रोशनी चाहिए जब चाहिए, तो उस वक्त लालटेन होती थी पुराने जमाने, वो इस्तेमाल होती थी। तो बहरहाल अब एक फंडामेंटल नेसेसिटी है, आपके घर में बिजली नहीं आ रही, पता चला तार टूट गई है। ऐसा करना नहीं है किसी ने वैसे, और ऐसा सोचना भी नहीं है, लेकिन आप अगर उन दोनों तारों को अपने दोनों हाथ से, अलग अलग हाथ से पकड़ के दबा दें, या एक ही हाथ में दोनों तारे पकड़ लें, करंट तो लगेगा ही, लेकिन आपकी घर की लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि अब सर्किट हो गया कंप्लीट। अगर आप उसमें एक और तार लेके उन तारों को जोड़ दें,
और टेपिंग कर दें प्रॉपर जिस तरह करता है एक इलेक्ट्रिशियन, आप भी कर दें, तो अगेन तब भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सर्किट को कंप्लीट करना। ये सारी तफसीलन हमने बातें की हुई हैं पिछले साल, क्योंकि आप रिकॉल कर रहा हूँ, तो रिकॉल करने में मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत आनी नहीं चाहिए। अगर किसी को पढ़ना है, ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाके दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम इसके ऊपर 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 से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपकी किताब ने कहा है उतना मैंने पढ़ा दिया है। बहरहाल ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपने बहुत सारे वो चीजें जो कि करंट से, करंट तो कहना एक गलत बात होगी, आप पोटेंशियल से, चार्ज से मालूम कर सकते हैं, वो आप इससे मालूम कर लेंगे। ये एक मेथड है। एक और आपके पास पोटेंशियोमीट्री। पोटेंशियोमीट्री का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक सब्सटेंस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसकी वोल्टेज निकाली, दूसरा सब्सटेंस है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी पोटेंशियल यानी वोल्टेज निकाली, और दोनों की पोटेंशियल को आपने कंपेयर कर लिया, पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है कि आपके पास कौन सा सब्सटेंस है। तीसरा आपके पास है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कोई चीज कंडक्ट करना। हीट कंडक्ट होती है, लेकिन यहाँ हीट की बात नहीं हो रही, यहाँ है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल डेफिनेशन अगर याद हो, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटरकन्वर्जन। अगर आपने 9 क्लास को सुकून से तमीज से पढ़ा था, याद किया था, नकल किए बगैर पेपर लिख के आए थे, और थोड़ा सा भी दिमाग में वो चीज, वो टॉपिक आपके रह गया था उस वक्त, तो आपको अभी ये सारा रिवाइज रिकॉल हो रहा होगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया और सिर्फ आपने रटा था, बेशक नकल ना की हो, रटा था और बाद में भूल गए, तो फिर अब आप इसको भूल चुके हैं। तो बहरहाल ये तीनों मेथड है। एक आपके पास कंडक्टोमीट्री, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू पता लगाते हैं कि सब्सटेंस कौन सा है। दूसरा आपके पास है पोटेंशियोमीट्री, पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से आप पता लगाते हैं, पोटेंशियल यानी वोल्टेज की मदद से। और तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपके पास इटसेल्फ एक मेथड है। आपके पास लेट सपोज जिंक सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिसके अंदर आपने जिंक की कैथोड फॉर एग्जांपल है, कॉपर की कैथोड बना लें, जो भी है, एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा। और फिर आपके पास ये सेल तब तक काम करेगा जब तक इसमें आपके चार्जेस इक्वल नहीं हो जाते, या आप ये कह सकते हैं जब तक इसमें पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों में चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स सब बराबर हो गए, बोथ साइड्स, दोनों जगह, तो इसका मतलब आपके पास सेल बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है। जैसे आप लोगों के घर पे रिमोट के अंदर सेल डलते हैं, तो सेल आपका जब यूज हो जाता है वो दोबारा फिर चार्ज नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। तो हमने तो ड्राई सेल भी 9 क्लास में सीखा था, ड्राई सेल आपके घर में यूज होता है। बहरहाल इतनी डेप्थ में अब नहीं जा रहे, ये सारी पुरानी बातें हैं। अब हम किताब के ऊपर वापस आ रहे हैं, किताब में जो कुछ आपसे कहा है उतना डिस्कस कर रहे हैं। पहला आपके पास मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में पहला आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहरहाल डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की यहाँ पर लिखी हुई है। अगेन एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। पोटेंशियल यानी वोल्टेज, चार्ज फिजिक्स की टर्म में बात करूं तो पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट यहाँ पर फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे लेकिन उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितनी मिकदार है और प्रॉपर्टी सोल्यूशन की क्या है। अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता, प्योर H2O डाल दें वो कंडक्ट नहीं करेगा, जाहिर है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी कहा हुआ है वो आप खुद पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट कहा हुआ है कि ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये आपके पास कम टाइम लेता है और इसमें कोई हम इंडिकेटर यूज नहीं करते। इससे पहले जो मेथड था उसके अंदर हमें कोई ना कोई इंडिकेटर डालना पड़ता था जो इंडिकेट करके बताता था। यहाँ पर आपको इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं है, इंडिकेट क्या करना है वो आपको वैसे ही बता देगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपकी यही सारी जो मैंने तफसीलन बताई कि आपके पास ये पूरी डायग्राम किताब ने बना के दी हुई है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस है,
इसको आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक कैथोड एक एनोड होता है। एनोड वो है जो नेगेटिव साइन रखता है, अभी मैंने ये सारी बातें समझाई हैं। एनोड वो है जो नेगेटिव साइन रखता है क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। ये भी आपका 9th वाला आप रिलेट कर रहे हैं सारा। और कैथोड पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। सिमिलरली आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर दो हाफ सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं, मैंने ये बता भी दिया था। और दोनों को आप कनेक्ट करते हैं विद एन इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड आपस में कनेक्टेड होती हैं। यहाँ तो मैंने आपको एक मीटर भी लगा के दे दिया कि हम वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं मीटर के थ्रू। बहरहाल कैथोड एनोड दोनों आपके कनेक्टेड होते हैं, और ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यहाँ किताब के मुताबिक जो डायग्राम भी बनी हुई है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है। जिंक सल्फेट आपका एनोड के जो डिप हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और जो कैथोड साइड पे वो कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर मैंने कैथोड में जिंक कर दिया था, यहाँ कॉपर कर लें। तो यहाँ जो आपके पास कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है और जिंक सल्फेट एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आपको चैप्टर 7 9 क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब आपने 9 क्लास में ये चीज छोड़ दी थी, उसको नहीं पढ़ा था। ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो हाफ सेल है ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ किताब में एक प्रॉब्लम है। किताब ने कहा है NaCl और डायग्राम में बनाया है पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब क्या सही है? दोनों सही है, दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे आप NaCl और KCl लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये जो NaCl लिखा है और KCl कोई भी यूज कर सकते हैं, और डायग्राम जब बनाए तो आप KCl लिख के आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में KCl ही यूज होता है। अब किताब में जिसने ये किताब लिखी होगी तो उसने NaCl हो सकता है टेक्स्ट कहीं और से लिखा हो और डायग्राम कहीं और से उठाई हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम KCl यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर NaCl को कट करके KCl नहीं करना, आप और KCl लिखेंगे। NaCl भी यूज हो सकता है और KCl भी यूज हो सकता है। इसके अलावा और भी आप सॉल्ट ब्रिज किसी और का लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सॉल्ट ब्रिजेस यूज होते हैं। बहरहाल वापस आ रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज क्यों बनता है? ताकि आपके पास जो आयनिक कंडक्टिविटी है, आयनिक कनेक्टिविटी है, ये प्रॉपर बन जाए। अदरवाइज कैसे कनेक्शन कंप्लीट होगा, सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? आपके घर में लाइट चली गई है, तार टूट गई है। अब तार को जोड़ने के लिए बीच में कोई ना कोई चीज चाहिए ना। अब तार आपके टूट गई है, वो तार आप कोशिश कर तो रहे हैं जोड़ने की, लेकिन वो छोटी पड़ रही है। तो क्या करेंगे? एक और कोई चीज लेंगे, तार का टुकड़ा लेंगे, उसको जोड़ देंगे आपस में। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर इसी वजह से यूज किया जाता है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर आयनिक कनेक्टिविटी विदाउट मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग का मतलब क्या है? दोनों आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने इन दोनों को आपस में एक ही बड़े से बर्तन में डाल दिया तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट तो आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर इसे कैसे पता चलेगा कि इसको कॉपर सल्फेट से कॉपर चाहिए और उसे जिंक सल्फेट से जिंक चाहिए? बात समझ आ रही है? ये क्या करेगा कि आपके पास कॉपर तो है इधर, लेकिन ये जिंक उठाना शुरू कर देगा अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट होता। और सिमिलरली वो भी यही काम करता है तो जिंक, लेकिन वो कॉपर उठाना शुरू कर देता। तो हम मिक्सिंग नहीं करना चाहते, लेकिन हम सर्किट भी कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। ये सारी बातें आप सीख के आए हुए हैं, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा। तो बहरहाल आपके पास जो एक हाफ सेल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा आपके पास है वो गेन करेगा बिकॉज ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। और जब इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा तो दोनों हाफ सेल का जो नेट वोल्टेज है ये जीरो हो जाएगा। नेट वोल्टेज का मतलब क्या है? इसका अलग से वोल्टेज लें, इसका अलग से वोल्टेज लें और दोनों का डिफरेंस ले लें।
अगर याद हो तो आप E1 माइनस E2 करते थे। तो ये ईएमएफ ऑफ सेल थोड़ा बहुत आपको याद अगर आ रहा हो। बहरहाल दोनों का अगर डिफरेंस लें और वो जीरो आ जाए तो उसका मतलब अब दोनों सेल में इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो प्रोसेस अब रुक चुका है। जितने इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर होना था हो गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है। बहरहाल आपके पास जब यहाँ पर वही कहा हुआ है नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सेल विल स्टॉप। आपकी जो प्रोडक्शन हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, सेल जो करंट जनरेट कर रहा था, चार्ज जनरेट कर रहा था, वो इलेक्ट्रिसिटी अब हो जाएगी स्टॉप, खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिवीजन हुई है पिछले साल जो आपने पढ़ा था उस चीज की। अब सेकंड के ऊपर बात कर रहा हूँ, पोटेंशियोमीट्री। ये आपके पास अगेन मेथड है वही जिस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पिछला पढ़ा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच कर दी, इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री कह दिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीट्रिक या हाँ ये लिखा हुआ है पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट्स के लिए आप ये काम करते हैं। पोटेंशियोमीट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, वोल्टेज की मदद से वोल्टेज यहाँ पर आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वोल्टेज कुछ नहीं होता, पोटेंशियल वर्ड ही यूज किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर क्या करते हैं, आप दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और दोनों का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अलग अलग। उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका वोल्ट मीटर के थ्रू निकाला जाता है और उस डिफरेंस को कहा जाता है वोल्टेज। ये जो मैंने लगाया है ये वोल्ट मीटर है। दो डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान इनका वोल्टेज निकालेंगे यानी पोटेंशियल निकालेंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या इंडिकेट हो रहा होगा। तो यही चीज लिखी हुई है पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवाएंगे। करंट फ्लो करवाने का मतलब क्या है कि आपने बैटरी अलग से लगा दी, यहाँ कोई बैटरी नहीं लगेगी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी सोर्स नहीं होगा, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो बहरहाल इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, डायग्राम आपकी किताब में बनी हुई है। वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से होता है, और भी इससे अच्छे तरीके के भी होते हैं, तो आप लोगों ने अपने लैब्स के अंदर देख लेना है अगर कभी दिल चाहे तो। एप्लीकेशन यहाँ पर वैसे खुद भी पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो हम पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर। पानी के अंदर कितना गंद कचरा भरा हुआ है। अब पॉल्यूटेंट का मतलब ये नहीं कि गटर का पानी है, पॉल्यूटेंट का मतलब ये कि अगर मेरे पानी में H2O होना चाहिए तो H2O के अलावा और कुछ तो नहीं है, वो और जो कुछ होगा वो पॉल्यूटेंट है। आपके मिनरल्स भी पानी के अंदर, जो आप मजे मजे से मिनरल वाटर पीते हैं उसके बगैर आप प्योर वाटर कभी पी नहीं सकते। पी भी लें तो आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आपका मिनरल वाटर बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेंट्स हैं वो। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, पानी के अंदर पोटेशियम होना चाहिए, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये भी एज अ पॉल्यूटेंट ही हम उसको डील करते हैं। बहरहाल पॉल्यूटेंट पता चल जाएंगे इन वाटर। फार्मास्यूटिकल के अंदर हम यूज करते हैं ड्रग्स। ज़ाहिर है आपको पीछे बता चुका हूँ ये नशे करने वाले आलात नहीं है। ड्रग्स का मतलब दवाएं, अद्वियात। क्वालिटी कंट्रोल फूड इंडस्ट्री के अंदर, क्लिनिकल केमिस्ट्री, इन सब जगहों पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कंडक्टोमीट्री है, आपने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के थ्रू, यहाँ एक टर्म लिखी हुई है फिजिको केमिकल एनालिसिस। वो एनालिसिस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अप्लाई हो रही हो उसको कहा जाता है फिजिको केमिकल एनालिसिस। तो आपकी किताब ने ये बात लिखी हुई है कि ये एनालिटिकल टेक्निक यूज की जाती है फिजिको एनालिसिस, फिजिको केमिकल एनालिसिस। तो ये टर्म्स आपको इसलिए बार बार एम्फोसाइज करके बताता हूँ कि ये याद होनी चाहिए। यही टर्म्स कहीं पे भी पूछी जा सकती हैं। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। ये टेक्निक अगेन एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं। कंडक्टोमीट्री, ये सारी बातें मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। कंडक्टोमीट्री, कंडक्टेंस नाम में छुपा हुआ वर्ड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू आप मेजरमेंट जो भी कर रहे हैं
और उसकी मद में एनालिसिस कर रहे हैं, उसको आप कहेंगे कंडक्टोमीट्री। बहरहाल यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल की कंडक्टेंस निकालने। अब कंडक्टेंस कैसे निकालें, यहाँ डायग्राम बनी हुई है, कंडक्टिविटी मीटर आपके पास ये है। तो अगेन मैंने कहा फिजिक्स भी अप्लाई हो रही है, केमिस्ट्री भी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है ये फिजिक्स के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और आप इसको जिस सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं वो सोल्यूशन कैसे बनेगा, केमिस्ट्री के थ्रू बनेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यहाँ पे 3-4 दी हुई हैं। पहला आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट जरा याद करें, चैप्टर पहला मैट्रिक का डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी की वैल्यू आपने निकालना सीखी भी है, के डब्ल्यू भी उसमें आया था। नाइन्थ में थोड़ा सा चले जाएं, पीएच जब निकालना, बल्कि नाइन्थ में तो नहीं सीखा, मैट्रिक में ही सीखा है पीएच भी। तो पीएच में के डब्ल्यू आपने एक चीज सीखी थी, ठीक है, आपके पास वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के डब्ल्यू क्या है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, स्लाइटली, ठीक है। स्पेरिंगली जब भी लिखा है तो इसका मतलब होता है स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा सा कम मिकदार में। तो बहरहाल सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसको भी आप मालूम कर सकते हैं। तीसरा है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी स्टडीड। रेट कांस्टेंट अगेन चैप्टर 1, रेट कांस्टेंट केसी क्या था, रेट कांस्टेंट ही था ना। तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, केसी तो खैर अलग है, रेट कांस्टेंट भी निकाला जा सकता है। केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट आपने उससे पहले निकाला होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का। और लास्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन का मतलब क्या है, कि जहां पर टाइट्रेशन खत्म हो रही हो वो यहां से निकाली जा सकती है। यानी वो पॉइंट जिस पे आपका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, कलर ही चेंज करते हैं ना। तो कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो वो पॉइंट भी ये पहले से बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि आपके इस्तेमाल में आती हैं। और ये आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक था, इसके बाद छोटे से डिफरेंसेस हैं। लेकिन बहरहाल हमारा ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, यहाँ आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है एक तरह से चैप्टर। इसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंसेस करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन है तो अभी डिस्कस कर लें।